नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो ज्ञान की यात्रा चली हुई है, ये भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण अध्याय 2 एनसीईआरटी की सिलेबस के मुताबिक ये हमारी यात्रा चली हुई है। हमने ये पूरा अध्याय कवर किया, उसको विस्तार से समझाया और हमने ये भी वादा किया था कि इसके प्रश्न उत्तरों को हल करने में भी हम आपकी मदद करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, जो इस अध्याय के शुरुआत में ही बताए गए कि इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया। प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो कालखंड था जिसे मध्यकाल बोला गया, इसमें जो विदेशी आक्रमणों आए एवं नए राजवंशों के उदय ने नए राजवंशों का उदय हुआ, उसने भारत की जो राजनीतिक सीमाएं हैं को किस प्रकार नया आकार दिया। यानी कि भारत का राजनीतिक मानचित्र में नए नए जो राजवंश उदय हुए, उसने जो सीमाओं को आकार प्रदान किया वो कैसे किया। एक प्रश्न तो ये है। हमेशा प्रश्न को कई बार पढ़ें और समझे उसमें क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि विदेशी आक्रमणकारी आए और यहाँ के जो राजा थे उनसे उनकी मुठभेड़ हुई, कुछ हार गए, कुछ भाग गए वहां से, और उनकी जो सीमा थी, राजनीतिक सीमा कहते हैं, जो उनका राज था, उसकी जो सीमा थी उसको किस प्रकार नया आकार दिया। समझ में आया। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय समाज ने आक्रमणों का सामना कैसे किया। उस समय जो भारत का जो समाज था उसने इस आक्रमण का कैसे सामना किया। और राजनीतिक अस्थिरता थी, पता नहीं कौन सम्राट बन जाए, कौन राजा बन जाए। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया। एक तरफ तो आक्रमणों का मुकाबला भी कर रहे हैं और फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भारत की जो अर्थव्यवस्था ने कैसे सामंजस्य स्थापित किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि इस कालखंड में जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 3 सवाल में ही पूरे जो अध्याय है ये कवर हो जाता है मुख्य रूप से। तो अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर कोई समझ लेगा तो फिर इस पूरे अध्याय के प्रश्न उत्तरों को बारीकी से हल करने में उसको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम इनको 1 बाय 1 इस वीडियो में कवर करते हैं। एक एक करके तीनों का हम आसानी से सवाल जवाब देंगे और इस प्रकार से देंगे कि आप भूलेंगे नहीं उसे। तो पहला प्रश्न है कि इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया। देखिए, कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमने अपनी मेमोरी में उस समय को, कालखंड को अपने दिमाग में रखना होता है। उस समय कौन कौन से राजवंश थे, उनका किन से मुकाबला हुआ, ये भी हमने अपने मेमोरी में रखना होता है। और ये कब समझ में आएगा भाई, जब किताब पढ़ोगे। किताब तो पढ़नी पड़ेगी। अगर किताब नहीं पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसरों को रटने की कोशिश करोगे तो चूक हो जाएगी। किताब पढ़ने से समय, कालखंड और राजाओं का दिमाग मेमोरी में रहता है, तो प्रश्न आसानी से हो जाते हैं। ये जो कालखंड है ये शुरू होता पृथ्वीराज चौहान से। 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, और उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में भीषण लड़ाई लड़ी गई। मैंने बार बार बताया कि पृथ्वीराज के चौहान के हारने के कारण जो थे वो उसके बारे में बता चुका, इसमें मैं दोबारा से नहीं जिक्र कर रहा। पृथ्वीराज चौहान जो है की पराजय हो गई और इस भूभाग पे अब अस्थिरता फैल गई और 1206 ईस्वी तक यह अस्थिरता जारी रही।
और 1206 ईस्वी में यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे गुलाम वंश की स्थापना हो गई। गुलाम वंश जो रहा वो 5 वंशों में आगे जो है आगे बढ़ा। 5 वंश कौन कौन से रहे यहाँ पे? गुलाम वंश रहा, उनके सुल्तान रहे। उसके बाद में खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है, उनका खिल्ज का आगे साम्राज्य सल्तनत चली। खिलजी के बाद में तुगलक का चला हिसाब किताब, और तुगलक के बाद में सैयद, और सैयद के बाद में लोधी जो है। ये 5 वंशों के जो है सुल्तानों ने इसको आगे आगे बढ़ाया। उन्होंने खूब जी तोड़ कोशिश करी, और तुगलक ने तो यहाँ जो दिल्ली की राजधानी को ही दौलताबाद राजगिरी जो है महाराष्ट्र में स्थापित कर लिया था, ताकि पूरे भारत पे मैं नजर रखूं। और उसने लगभग दक्षिण का भारत के ज्यादातर हिस्सा, उत्तर के भारत पे कब्जा कर लिया था। कब्जा का मतलब है कि मतलब उसने किसी से कैसे राजनीतिक संबंध के रूप में किसी ने उनके जो है बाद में उन्होंने भले ही जो है पुनर्स्थापित कर ली हो, लेकिन ये जो है सीमा रेखा, राजनीतिक सीमा उसने उथल पुथल मचा दी। किसका कब्जा असलियत में रहा ये तो उस समय के राजा ही जान सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने उसके बताया कि उसने कब्जा कर लिया, किसी ने कहा कि वापस उन्होंने दोबारा स्थापित कर लिया। इस चर्चा में हम नहीं पढ़ते। कहने का मतलब है 5 राजवंशों ने उस समय के जो है भूभाग पे अपना कब्जा करके दिल्ली सल्तनत का राजकाज किया। दूसरा, उस समय में जो है, और ये कहाँ के, ये तुर्क और अफगान के मूल रूप से थे, और इनका जो मुखिया होता था इसको सुल्तान कहते थे। इस कारण इसको सल्तनत कहने लगे। इन्होंने उत्तर पश्चिम के राजवंशों को खंडित किया, नियंत्रण किया, और जोर आजमाइश ये चलती रहती थी। इसी दौरान 1398 ईस्वी में के आसपास तैमूर लंग ने आक्रमण का दौर यहां पर जारी रहा। दिल्ली सल्तनत को उसने कमजोर किया, और वो गद्दी छोड़ के अक्सर भाग जाते थे। उनकी मारकाट और लूटपाट से परेशान होकर दिल्ली के आसपास के जाट, किसान और अन्य जो सरदार थे वो एकजुट हुए। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा गर्दा काटता है, यहाँ पे इसको ठिकाने लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ के हमारे सुल्तान बने हुए हैं तो भाग जाते हैं। तो उन्होंने एकजुट होके संगठन बनाया, और जब वो लूटपाट करके यहाँ से जा रहा था और यहाँ के किसानों को और उनको नगरों को लूटता हुआ जा रहा था, तो उन्होंने उसको घेर लिया। और हरवीर गुलिया नाम के एक जाट किसान ने उसकी छाती में इतना तगड़ा भाला मारा, वो उसके आर पार हो गया, और इतना मरणासन घायल हो गया, वो वहां से उसको बचा के निकाल ले गए। लेकिन हरवीर गुलिया भी वीर गति को प्राप्त हो गए, और मंगोल जाते जाते ही उसके प्राण बुखेर उड़ गए। और इस तैमूर लंग नामक जो था, जो आक्रमणकारी था, उसको हरवीर गुलिया ने अल्लाह को प्यारा कर दिया, और उसकी मौत हो गई। तो ये भी झंझावात जो मंगोल से आता था ये भी बंद हुआ। उसके बाद में 1526 ईस्वी में फिर से जो है इसमें राजवंशों का उदय होता है, और बाबर जो है जो समरकंद का रहने वाला था, जो आज उज्बेकिस्तान जो है जगह है वहां का रहने वाला था, और वो अपने आप को तैमूर वंश का बोलता था, और वहां से निष्कासित था। उसने इब्राहिम लोदी जो अंतिम लोदी वंश का राजा था उससे आके जोर आजमाइश करी। उसके भयंकर तोपखानों के सामने ये टिक नहीं पाए, और इससे यहाँ का जो है जो दिल्ली सल्तनत थी वो समाप्त हो गई।
और मुगल वंश की नींव पड़ गई। उसके बाद में 1530 ईस्वी में बाबर भी मर गए और उनकी जगह पे उनका पुत्र हुमायूं जो था वो दिल्ली की तख्त पे बैठा, लेकिन वह भी जो है ज्यादा दिन तक इस तख्त पे नहीं बैठ पाया, गद्दी पे नहीं बैठ पाया। और 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी से इनकी मुठभेड़ हो गई कन्नौज में विजय अभियान के दौरान, और वहां से शेर शाह सूरी ने इनको मार भगाया और ये भाग के अमरकोट जा पहुंचे। इनका पीछा उसने काफी दूर तक किया और ये पीठ दिखा के अमरकोट में, पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत में अमरकोट है, वहां जाके वहां के एक हिंदू जो है राणा राजपूत राजा राम करके कोई था, उन्होंने जो है इनको अपने यहाँ शरण दी। किसी मुसलमान ने इनको कोई शरण नहीं दी, कहने लगे भैया हमें मरना नहीं है। जान हथेली पे लेके एक हिंदू ने उनको शरण दी और वहीं उन्हीं के अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी तक शेर शाह सूरी ने इस दिल्ली पे अपना राज किया और यहाँ के विकास को और गति प्रदान की। जीटी रोड बनवाई जो कश्मीर से, श्रीनगर से लेके और आगे यहाँ तक दिल्ली तक आती है, जीटी रोड का उन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद में एक विजय अभियान के दौरान वापस हुमायूं आया युद्ध में और उस दौरान एक किले के रस्साकशी में हुमायूं को एक गोले से के विस्फोट से घायल हो गया। हुमायूं की दाव लग गया और वापस जो है हुमायूं इस गद्दी पे दिल्ली पे आके बैठ गया 1555 ईस्वी में। लेकिन हुआ क्या, 1555 ईस्वी में कुछ ही दिन बाद ही हुमायूं भी अल्लाह को प्यारे हो गए और उस समय पे जो हुमायूं के जो सेना नायक थे उनको रेवाड़ी के एक हेमू जो है, जो सूरसेन के अंतिम वंशजों में से थे, वो उस समय वजीर थे और सेना नायक भी थे, उन्होंने उसको हरा दिया। यहाँ से हुमायूं के जो सेनापति था वो भाग गया यहाँ से और यहाँ गद्दी पे 1555 ईस्वी में हेमचंद्र का शासन आ गया और उन्होंने विक्रमादित्य के नाम से उपाधि ग्रहण की और राजकाज शुरू हो गया। लेकिन वो ज्यादा लंबे नहीं चल पाया। उसने उस अपने इतिहास में 22 विजय अभियान चलाए थे अपने जीवन काल में और अकबर को वहां के जो हिंदू राजा थे और उनके जो अफगान और पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के समय के जो उनके जो थे शुभचिंतक, यहाँ के शुभचिंतकों ने मिलके हुमायूं को, हेमू को टक्कर देने के लिए 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पहला युद्ध तो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी। ये जो दो युद्ध हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी सन पूछ लिए जाते हैं। तो अकबर और हेमू के बीच में युद्ध। अकबर तो 13 साल का था, वो तो शिविर में बैठा रहता था। उसका जो संरक्षक था सेना नायक, उसने युद्ध का संचालन किया। युद्ध में अकबर की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई थी, उनके पैर उखड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने बड़े धोखे से, चालाकी से हेमचंद्र की आंख को घायल किया और युद्ध का दिशा बदल गई। हेमचंद्र को पकड़ लिया, उसका सर कलम कर दिया और इसके बाद पुनः दिल्ली की गद्दी पे मुगलों का शासन आधिपत्य हो गया। अकबर ने 50 साल यहाँ शासन किया। अकबर के पुत्र जहांगीर ने यहाँ शासन किया और आसपास की गतिविधि उसने बढ़ाई। अकबर ने जो है यहाँ के जो राजपूत राजा थे उनसे राजनीतिक मित्रता करी और उनसे ज्यादा उलझे नहीं अपनी अकलबंदी से, और उनको ही आगे करके सेना नायक बना के अन्य विजय अभियान चालू करवाए। दक्षिण भारत की तरफ, पश्चिम की तरफ उन्होंने जो है विजय अभियान, पूर्व की तरफ अपने विजय अभियान जारी रखे। उसके बाद में शाहजहां बैठे जहांगीर के बाद में,
और जहांगीर के जब वो वृद्ध होने लगे, बीमार रहने लगे, तो औरंगजेब ने अपने दो भाइयों को मार दिया ठिकाने लगा के, क्योंकि अकबर छोटा था, औरंगजेब छोटा था, और अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, आगरा की जेल में, और दिल्ली की तख्त पे यहाँ पे बैठ गए। औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता से अपना शासन चलाया और तकरीबन 49-50 साल औरंगजेब भी का भी शासन रहा। औरंगजेब के ने अपने शासन चरम पे पहुंचाया। मुगलों की चरम पे स्थिति थी। दक्षिण भारत में उसने विजय अभियान चलाए और ये बहमनी और दिल्ली जो विजयनगर आदि जो साम्राज्य थे ये छिन्न भिन्न कर दिए और दक्षिण भारत तक उसने जो है इसका विस्तार किया। लेकिन पश्चिम उसमें पूर्व में अहोमों ने इनके विजय अभियान को धूमिल कर दिया असम के वहां पे, और इधर जो राजपूत थे और जाट थे भरतपुर के, इन्होंने इनका प्रतिरोध किया, ये आगे नहीं बढ़ पाए इधर की साइड में। और उस समय पे जो है ये जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये मुगलों का राज का पतन शुरू हो गया और मुगलों के शासन का अंत ही हो गया। उधर राजस्थान में 13वीं सदी में पुनः उदय होने लगा। मेवाड़, मारवाड़ आदि राजाओं का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत और मुगलों में प्रतिरोध चलते रहे। 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने तुर्क और मुगलों दोनों का विजय अभियान रोके। विजयनगर के बगल में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। पूर्वोत्तर में गंग जो राज कहाँ थे, ये कलिंग में थे, उड़ीसा, आंध्र और जो है बंगाल तक इनका राज था। और अहोमों का साम्राज्य का उदय हुआ। अहोम थे आसाम से लेके उधर पूरा जो पूर्वोत्तर एरिया है उनके कब्जे में था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगलों के यहाँ पैर फैलाने से रोके। इस प्रकार इस कालखंड की जो सीमा थी अस्थिर रही और अस्थिरता का दौर तथा विवादित दौर चलता रहा। कोई कहता मेरा यहाँ राज्य है, कोई मेरा राज्य है। इस प्रकार से अस्थिरता के दौर में अनेक राजवंश का उदय हुआ। भारत के राजनीतिक मानचित्र की जो सीमाएं थी वो परिवर्तन होती रही। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बैठता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, हमको 1192 ईस्वी को पकड़ना होता है और औरंगजेब तक जाना होता है। उस समय के आसपास के जितने भी राजा थे उनको भी मेमोरी में रखना होता है। एक की तार दूसरे से जोड़ते हुए अपने प्रश्नों को बड़े सही तरीके से लिखना होता है। ये इसकी कला है। जो इस कला को सीख लेगा वो भविष्य में कभी भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानेगा। तो अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है, भारतीय समाज ने आक्रमणों का सामना कैसे किया? राजनीतिक अस्थिरता के समय भारत की अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया? अब जो पहला जो प्रश्न है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो दूसरे में आ जाती है। दूसरे में स्थिति क्या आ जाती है कि भारतीय जो समाज ने आक्रमण का सशक्त रूप से प्रतिरोध किया, क्योंकि भारत का जो समाज था, भारत के समाज में क्या प्रथा रहती थी कि आम तौर पे जो पृथ्वीराज चौहान के समय में जो भारत में का जो था इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे धर्म के आधार पर युद्ध लड़ा जाता था। धर्म का मतलब यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। धर्म का मतलब है कि मतलब एक कर्तव्य पूर्ण रूप से एक बड़े धैर्य से युद्ध लड़ा जाता था। आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। राजा की जो सेना सामने से लड़ने के लिए आती थी उनसे लड़ाई होती थी और नगर में या आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। वो प्रजा होती थी और वो प्रजा भी समझती थी भाई राजाओं की लड़ाई है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो सैनिक और वर्ग होते थे वही प्रभावित होते थे। इस प्रकार से चलता रहता था। लेकिन ये जो इस्लामिक आक्रमण आए, इन्होंने भारतीय जनमानस को बड़ा गंभीर क्षति पहुंचाई और कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। तो उसका प्रतिरोध भी जनमानस ने दिया, क्योंकि राजवंश तो पहले मैंने बताया था पृथ्वीराज के समय में के दौरान उनकी पीढ़ी की पीढ़ी उससे पहले ही खोखली हो चुकी थी। तो प्रतिरोध किया यहाँ के स्थानीय लोगों ने। दिल्ली के आसपास के जाट किसानों ने मुख्य रूप से भूमिका लगाई। दक्षिण में विजयनगर, पूर्वोत्तर में अहोमों ने, गंग वंश ने कलिंग में प्रतिरोध किया। पश्चिम में राजपूतों ने कुंभा, राणा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़, जयमल भत्ता
आदि ने विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया। 1699 ईस्वी में उसके बाद में सिखों ने खालसा स्थापित कर लिया। इस प्रकार मुगलों का प्रतिरोध उन्होंने आगे जारी रखा। उपरोक्त वर्णित राजवंशों में गुरुओं ने भारतीय संस्कृति और विरासत को बचा कर रखा। अब यहां तक तो था प्रतिरोध वाली बात। अब इसमें आ रही है कि उस समय की जो है राजनीतिक अस्थिरता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे सामंजस्य स्थापित किया। तो वो जो है कैसे सामना किया, तो विरासत का भी सामना किया। तो विरासत की सामना के उत्तर में हम क्या लिख रहे हैं कि जो ऊपर के जो वर्णित राजवंश थे उसी को ही आधार बना के हम इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ऊपर वर्णित राजवंशों में गुरुओं ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत बचा के रखी। इन्होंने मंदिर, पूजा स्थल, शिक्षा स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया और अन्य विभिन्न सांस्कृतिक संस्कृतियों को एकजुट किया। इस राजनीतिक उथल पुथल के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रखा और उसको समायोजित किया। अच्छी सिंचाई व्यवस्था अनुकूल होने के कारण कृषि मजबूत रही। कालीकट और सूरत जैसे बंदरगाहों के माध्यम से तथा उधर मंगलोर और मूसलीपट्टम के बंदरगाहों के माध्यम से विदेश से व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा। इनको सुरक्षित धन जारी रखने के लिए हुंडी व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, जो सुरक्षा प्रदान करती रहती थी। कोई उसको चोर लुटेरा लूट नहीं सकता था धन को। एक पर्ची में छोटा सा कूट भाषा में वो कुछ लिखते थे और जहां वो जाना होता था बिजनेसमैन को, वहीं वो उस पर्ची को उस आदमी को दिखा के पैसे लेके अपना उधार चुकता कर देता था। जो भी था व्यापार को चुकता कर देता था। तो ये बड़ी उस समय पे योगदान रही। ये विनिमय पत्र के तौर पे होता था, जैसे आज का बैंक में प्रणोट चेक दिखा के वहां से अपना भुगतान कर लेते हैं, तो ऐसा ही ये विनिमय पत्र की तरह रहता था। ऋण की व्यवस्था भी जारी रही। मंदिरों ने स्थानीय व्यवस्था को सहयोग किया कि सहयोग की भूमिका में थे। उन्होंने उसे गति प्रदान करी और जो स्थानीय जो सामुद्रिक व्यापार होता था उसमें भी वो उन साहूकारों को जो यहाँ के स्थानीय होते थे उसमें मंदिर जो था वो उसका कोष से उसको कर्ज देने में और वित्तीय मदद करने में वो सहायता रखते थे। कारीगरों ने वस्त्र, रत्न, हथियार और औजार आदि बनाए। किसानों पर कर का बोझ रहा। परेशान कौन रहे यहाँ पे? किसान, कृषक वर्ग जो था वो परेशान रहा। उसमें कर्ज का बोझ था। कभी कभी तो उनको भारी नुकसान पहुंचता था। लेकिन जो सुल्तान के रहमो कर्मों पे वो रहते थे, राजाओं के रहमो कर्मों पे रहते थे, कभी कभी तो उन पे आधा भी कर का टैक्स चुकाना पड़ता था। उनके पास में अपने कर चुकाने के बाद में कुछ नहीं बचता था। सूखा और मार का भी उन्होंने जो है झेलना पड़ता था। लेकिन विकेंद्रीय शासन प्रणाली कैसी थी? विकेंद्रीय शासन प्रणाली जो सब शासन था वो उस पर कोई फर्क नहीं था, जैसे था ऐसे चलता रहा था। तो उससे जो है अर्थव्यवस्था स्थिर करने में उन्हें मदद मिली। उस समय चांदी के सिक्के, रुपए, तांबे के ताम जिनको तमड़ी बोलते थे चलते थे। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सामंजस्य बना के रखा। जिन्होंने इनका प्रतिरोध किया, भारतीय समाज ने प्रतिरोध किया, उस समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति का भी बचाया। और राजनीतिक अस्थिरता के समय में व्यापार चलता रहा, क्योंकि अगर व्यापार बंद हो जाएगा तो राजा जो भी राज करेगा वो भी इतना मूर्ख नहीं होता था, व्यापारियों से वैसे ही अपना करवर ले लेता था, उनको चौपट नहीं करता था व्यापार को। वो उनके साथ सामंजस्य बैठा के, पूंजीपति लोग कभी किसी से नहीं भिड़ते। बिजनेसमैन जो हमेशा जो भी राजा बनता है उससे गठबंधन कर लेता है। तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था बना के रखी। मजदूर जो कारीगर थे उनको तो तब भी औजार तब भी बनाते रहे, उन्होंने सामंजस्य बनाया। परेशान कौन था? किसान की फसल का उपज का जो है कोई क्रूरता होता था तो वो आधा ले लेता था, वरना 5वां हिस्सा उनकी फसल का कर के तौर पे लिया जाता था। तो इस प्रकार से सामंजस्य जो है वो बैठा। अब प्रश्न तीसरा आता है कि इस कालखंड में जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बड़ा
दो प्रश्नों के उत्तर से अपने आप ही समझ जाओगे कि जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो इस कालखंड में जनमानस को पीड़ा का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें धार्मिक उन्माद, पूजा स्थलों, शिक्षा केंद्रों का विनाश का दंश इस समय जारी रहा। इसके अलावा उस समय जनमानस ने विकास भी देखे, लेकिन विकास का अलग विषय है। किसानों पे भारी कर, जो कभी कभी तो आधी उपज तक होते थे। भीषण अकाल में लूटपाट ने जनमानस को कंगाल कर दिया। वहीं दूसरी ओर व्यापारी जो थे, शिल्प कला फलती फूलती रही। हालांकि ज्यादातर व्यापारी वर्ग को ही लाभ हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से इस कालखंड में अनेकों उपलब्धि प्राप्त की। विजयनगर में सूर्य मंदिर, ताजमहल जैसी मुगल कालिक इमारत, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस रामायण जो है वो लिखी गई, अकबर द्वारा व दारा सिकों द्वारा भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। सिखों ने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन भी इसी समय में किया, ने भारतीय विरासत को समृद्ध किया। जबकि दूसरी तरफ इस्लामिक जो आक्रांताओं द्वारा मूर्ति का भंजन, जजिया करों द्वारा पीड़ा पहुंचाई गई। रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप और गुरु तेग बहादुर व गुरु अर्जुन देव आदि व्यक्तित्वों ने प्रतिरोध किया। वह साहस व बलिदान के वे प्रतीक बने। गांवों में स्थानीय शासन व्यवस्था जारी रही और मजबूत बंधनों ने लोगों को बदले और अवसर अस्थिर समय के अनुकूल ढलने में मदद करी। यानी कि जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने अपने आप को संबंध मजबूत करे और जो बदलने की जो परिस्थिति थी और वो जो अवसर था उसमें अपने को उस समय के अनुकूल ढालने में, उनको ढलने में और अपने आप को मदद करी। तो इस प्रकार से भारत का जो जनमानस था उसने जो है ये प्रभाव पड़ा भारतीय जनमानस पे। भाई जो किसान वर्ग थे और जो थे उन पे तो काफी भारी जो है इसमें पड़ा, जो स्थानीय जो लोग थे, क्योंकि पहले जैसी तो व्यवस्था थी नहीं कि भाई युद्ध हो गया, भाई उनके तो वे तो आते और मार काट करते थे, धार्मिक उन्मादी होते थे, हमने तो काफिरों को ठिकाने लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई आम जनमानस को काफी पीड़ा महसूस हुई। उनके धार्मिक स्थल, पूजा और शिक्षा केंद्र नष्ट भ्रष्ट हुए। उस समय के जो जिन्होंने प्रतिरोध किया वे जो राजवंश के थे उन्होंने उसको पुनरुद्धार भी कराया। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था? व्यापारियों को हुआ। उनका व्यापार चरम पे पहुंचने लगा और विरासत का भी जो है वृद्धि हुई, पुनर्निर्माण होता रहता था। शास्त्रीय जो है साहित्यिक रूप से भी जो है वृद्धि इस दौर में हुई। वो साहित्यकार अपने अपनी पीड़ा साहित्यों के माध्यम से अपना जारी लिखते थे और तुलसीदास ने उसी समय में रामचरितमानस भी लिखी। तो इस प्रकार से भारतीय जनमानस में इसका मिला जुला असर हुआ, लेकिन पीड़ादायक ज्यादा रहा। इस प्रकार से मैंने जो है ये 3 प्रश्नों के उत्तर इसके दिए हैं। आगे जो पुस्तक में अन्य प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इन 3 प्रश्नों को जो अच्छी तरह से समझ लेगा वो उन प्रश्नों के हल अपने आप स्वयं करने की क्षमता हासिल कर लेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरी बात को समझें। उत्तर लिखने की कला जो है हर किसी के बस की नहीं है। उत्तर लिखने की कला क्या होती है कि प्रश्न को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना होता है, क्या पूछा गया है उसका जवाब देना होता है, और जो क्या पूछा गया उसको मेमोरी में अपने डालना होता है, और उसके लिए अध्याय को बार बार पढ़ना होता है। आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको रटने की विद्या सीखने की जरूरत होती है, जो रटने की विद्या आज तक कोई नहीं सीख पाया। बीच में तार छूट जाते हैं तो वो प्रश्न कभी नहीं होके देता, वो इधर उधर बगल भांगते रहते हैं, नकल की पर्ची के चक्कर में लगे रहते हैं, उससे कभी कोई सुकून से पेपर पूरा नहीं कर सकता। जिसकी कलम रुक जाती है वो रुकी जाती है। अतः कलम में शब्दों को भरने की कला, ज्यादा से ज्यादा शब्द हमारे मेमोरी में रहेंगे। इतिहास को हम इतिहास की तरह पढ़ें तभी समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।